Recording in progress. We have discussed this one detail में ब्लू वाटर नेवी रिगार्डिंग द इंडियन पैलेस्टीन पॉलिसी पूरा डिस्कस कर सकते हैं इसको शॉर्ट में इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का जो पॉलिसी था पैलेस्टीनियन पीपल के लिए वो महात्मा गांधी बोले थे कि पैलेस्टीनियन पीपल का जो एस्पिरेशन है इट इज जस्ट लाइक इंडियन पीपल एस्पिरेशन। उनका भी वॉइस है, उनका भी एक तरह से जो लैंड उन पर हक है ऐसे इंडियन पर है। तो दे सपोर्टेड द कॉज ऑफ द पैलेस्टीनियन कॉज। उसके बाद फिर यूएनजीएन ने वोट जब किया था रेजोल्यूशन टू पार्टीशन पैलेस्टीन इन टू Jewish state and Arab state after इंडिपेंडेंस 1947 to 1948 में लड़ाई हुआ। लेकिन अरब पहला जो अरब इजराइल वॉर था उसमें इट वाज विक्ट्री ऑफ द इजराइल। उसके बाद से वैसा एक तरह से प्रेसिडेंट क्रिएट कर गया उस समय से कि वहां पर दो स्टेट है, जिविश स्टेट एंड पैलेस्टीनियन स्टेट। जवाहर नेहरू हैड कंपेयर्ड सेटलर जॉयनिस्ट कब बोलते हैं? Zionist मतलब those Jew who are talking about the Israel as their homeland। दुनिया भर के सब Jew जो है वो अगर बात करेंगे इसराइल विल बी द होमलैंड, इट इज रिटन इन द बुक जिनका जूडिया का बात करते हैं, जूडियो क्रिश्चियन थॉट। तो वो बोलते हैं कि हिस्टोरिकल पैलेस्टीनियन लैंड जो था इट वाज बेसिकली अ जूइश लैंड। तो वो जवाहरलाल नेहरू कंपेयर किए सेटलर जॉयनिस्ट को फॉर द मुस्लिम लीग ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। और शुरू से इंडिया हैड सपोर्टेड अ प्रैग्मेटिव लाइन, सपोर्ट करते थे ऊपर ऊपर पैलेस्टीनियन को, लेकिन ओवरऑल प्रैग्मेटिव लाइन था क्योंकि इंडिया को बैलेंस करना था दो पावर को, यूएसएसआर यूएस को। यूएस वाज सपोर्टिंग द इसराइल और डायरेक्टली वोकल नहीं हो सकते थे। लेकिन इंडिया जब नैम प्रिंसिपल में आया 1950s में, बांडुंग कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद फिर बिग कंट्रीज के साथ फॉर एग्जांपल नैम स्टैब्लिश किया गया बाय द सुकार्नो इंडोनेशिया। घाना के प्रेसिडेंट थे, तीतो थे, युगोस्लाविया और इंडिया के जवाहरलाल नेहरू। तब इंडिया का स्टैंड रहा है फॉर द डीकोलोनाइजेशन, फॉर द ग्लोबल साउथ, फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज। लेकिन स्लोली जब देखा गया कि 1970s में रिलेशनशिप चेंज हो रहा है वर्ल्ड वाइड, इंडिया यूएसए की तरफ जा रहे हैं। 1971 वॉर के बीच में भी इसराइल हैड सपोर्टेड इंडिया कोवर्टली, वेपन्स, एमुनेशन एक्सेट्रा दे करके, मेघदूत में भी दिया गया। और फिर इसराइल शुरू से ही सपोर्ट कर ही रहे थे। तब फिर 1992 में पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ इसराइल के साथ, टेल अवीव जो कैपिटल है और न्यू दिल्ली के बीच में। तब जाकर के नेगोशिएटेड सोल्यूशन। लेकिन इंडिया हैड मेंटेन दैट टाइम आल्सो कि हाइफेनेटेड, जब पैलेस्टीन की बात करेंगे तो इसराइल की बात करेंगे, तो हाइफेनेशन था उस समय, कोट एंड कोट। दोनों अगर बात करेंगे हमेशा बात होता है पैलेस्टीनियन पैलेस्टीनियन के बारे में। जब जब जाएंगे इसराइल तो पैलेस्टीनियन में भी जो प्रेसिडेंट होंगे उनसे भी मिल के आएंगे, ऐसा शुरू से था। और एक तरह से बात करते थे कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। इंडिया सपोर्टेड इसराइल क्लेम, लेकिन इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड द कॉज ऑफ द पैलेस्टीनियन कॉज कि एक एमिकेबल सोल्यूशन निकलना चाहिए डायलॉग के थ्रू। जो बिग कंट्रीज है वहां पर अरब लीग में, वहां पर भी एक तरह से रिलेवेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए। लेकिन ये पैरेलली चल रहा है इंडिया का रिलेशनशिप। अब उस तरफ में क्या चल रहा है, वेस्ट एशिया में 48 में वॉर होता है, 67 में फिर से वॉर होता है जिसमें सीरिया, इराक, इजिप्ट, फिर जॉर्डन, सऊदी अरेबिया सब एक तरह सपोर्ट करता है, अटैक करते हैं इसराइल को, हार जाता है। 6 डे वॉर बोलते हैं उसको। पहली बार यूज होता है एयरफोर्स, उसमें लार्जर एयरफोर्स। तब इसराइल ने पूरे सिनाई पेनिनसुला वापस ले लिया अपने पास। 71 में फिर वॉर होता है, 71 73 में यॉम किपुर वॉर बोलते हैं बिटवीन द इसराइल एंड नेबरिंग अरब स्टेट। लेकिन वो वॉर में एक तरह से स्टैग्नेशन हो जाता है इसराइल को, कि दिक्कत हो जाता है उनको, इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, लॉन्ग टर्म रख नहीं सकते अपने ट्रूप्स को सिनाई पेनिनसुला में, तो उनको वापस लेना पड़ता है। और यूएनएससी का इंटरवेंशन होता है तो सिनाई पेनिनसुला वापस दे देता है इजिप्ट को, और जो बाउंड्रीज है वो बड़ा हो जाता है। और साथ ही साथ
पैरेलली वो चलते रहता है वॉर से पैरेलली जापानीज सेटलर दे स्टार्ट टू कैप्चर द लैंड फ्रॉम द पैलेस्टीनियन वेस्ट बैंक में, और गाजा तो अलग ही है। तो पैरेलली वो चल रहा है, इंडिया का रिलेशनशिप ऐसा इवॉल्व हो रहा है। फिर इंडिया का रिलेशनशिप टू स्टेट सोल्यूशन स्टार्टिंग जो रहता है वो उससे धीरे धीरे रियल पॉलिटिक हो जाता है। रियल पॉलिटिक मतलब ऑन द रियलिज्म, इंटरनेशनल रियलिज्म के बेस में इंटरनेशनल रिलेशनशिप इमर्ज होता है इंडिया का। हाउएवर October 7 जिसमें अटैक किया गया था, हमास ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर में, एंड इट लेड टू द डेथ ऑफ 1100 मोर इसराइली। इट वाज द लार्जेस्ट हाई फॉर्म अ टेररिस्ट एक्टिविटी सिंस इंडिपेंडेंस इसराइल के लिए। तो इंडिया ने सपोर्ट किया, टेरर अटैक इन ऑल फॉर्म्स इन इज कंडेम्ड। और दूसरा बोला कि इंडिया पोजिशन ऑफ बैलेंसिंग एक्ट हैज नॉट चेंज्ड। इंडिया क्रिटिसाइज पैलेस्टीन को भी नहीं करता है, ना ही कि इसराइल करता है, लेकिन इंडिया स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। मतलब इंडिया के दिमाग में एक डिस्टिंक्शन है बिटवीन द हमास एंड पैलेस्टीनियन। हमास डज नॉट रिप्रेजेंट द होल एस्पिरेशन ऑफ द पैलेस्टीनियन कॉज। तो इंडिया डिस्टिंग करता है दोनों के बीच में। इंडिया दोनों बोलता है कि कंडेम करता है इजरायली सेटलमेंट इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, 12 नवंबर को बोला जाता है। और एक तरह से वोटिंग भी कभी कभी अगेंस्ट देता है, कभी कभी सपोर्ट भी देता है। सपोर्ट कब करेगा? जब देर इज अटैक ऑन इसराइल। क्योंकि इंडिया का गोल वहां पर है कि भाई अगर टेररिस्ट को जस्टिफाई करेंगे तो फिर मेरे यहाँ भी जस्टिफिकेशन होगा कश्मीर में, बाकी जगह में। तो इसलिए इंडिया विल ऑलवेज स्टैंड विद इसराइल ऑन द टेररिज्म फ्रंट। लेकिन जहां तक ह्यूमन राइट्स बात होता है पैलेस्टीनियन कॉज पर, तो वहां पर इंडिया विल सपोर्ट द पैलेस्टीनियन पीपल और उनका सेटलमेंट। इसलिए बोला जाता है कि टू स्टेट सोल्यूशन इंडिया बात करता है, लेकिन तभी हो सकता है जब देयर इज अ सोल्यूशन वाया डिप्लोमेसी। वॉर नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली मिलिट्री माइट ही यूज होता है वहां पर। तो इंडिया calls for the immediate violence, end to the violence, support of dialogue, सेटलमेंट को कंडेम करता है। सेटलमेंट किसका? जापानीज सेटलमेंट इन द वेस्ट एशिया, वेस्ट बैंक। पैलेस्टीनियन राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन बात करते हैं। यूएस का डिफरेंट है, यूएस टोटली सपोर्ट करता है इसराइल को, इंडिया प्रैक्टिकली सपोर्ट करता है, रियलिस्टिक सपोर्ट करते हैं इसराइल को। और इसराइल का हमेशा से रहा है कि उनका हर एक जो नेशन होता है, पीएसआर में कॉन्सेप्ट है कि जो नेशन होते हैं, स्टेट होते हैं, दे नीड टेरिटरी, दे नीड पीपल, दे नीड एंसेस्ट्री या फिर कॉमनिटी और लेजिटिमेसी इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड। तो इसराइल भूखा है लेजिटिमेसी के लिए वर्ल्ड वाइड। इसलिए इंडिया को सपोर्ट, इंडिया इसलिए इसराइल चाहता है कि चाइना, इंडिया, बिग कंट्रीज है, वो अगर सपोर्ट करेंगे तो बाकी कंट्रीज से जरूरत नहीं पड़े। इसलिए इसराइल हमेशा से अपने से ज्यादा करने की कोशिश करता है, इंस्पाइट ऑफ थॉ इन रिलेशनशिप बिफोर 1992। लेकिन कैसे करता है? क्योंकि इंडिया, इसराइल के पास लॉबिंग पावर है, इंडिया इसराइल के पास बैकिंग है बाय द यूरोपियन कंट्रीज, यूएस, इंडिया, बाकी सब कंट्रीज। लेकिन अभी हाल फिलहाल में साउथ अफ्रीका हैज टेकन इसराइल टू द आईसीसी, जो डिटेल में पढ़ा था, आईसीजे। वहां बोला था कि इसराइल इज कमिटिंग जेनोसाइड, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सबको ब्लॉक किया, इंडिया एब्सटेन किया। क्यों? क्योंकि आईसीजेड अगर वहां पर जेनोसाइड अगर अक्यूज होगा तो हो सकता है कि बाकी कंट्रीज के ऊपर भी लगेगा ये चीज। जब ये सच है नहीं है नहीं पता, इंडिया के ऊपर भी लग सकता है। जैसे एक बार बात हो रहा था कि इंडिया इज कमिटिंग जेनोसाइड अगेंस्ट द पेजेंट पीपल इन द रेड कॉरिडोर। तो इसलिए इंडिया कभी भी पार्ट नहीं होता है रिगार्डिंग द आईसीजे कन्वेंशन, या फिर रोम स्टैट्यूट में उन्होंने रेटिफाई नहीं किया। In spite of all these, India which aspires to become a global south, cannot ignore the Palestinian voices. हर कोई सपोर्ट कर रहे पैलेस्टीनियन पीपल को। तो इसलिए जयशंकर जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस उसमें बोले थे कि इजराइल शुड बी माइंडफुल। इसराइल को कंडेम नहीं किया उस समय भी कंडेम नहीं किए कि इसराइल शुड नॉट डू वायलेंस, शुड नॉट क्रिएट वायलेंस, या शुड नॉट यूज अन ऐसे, या फिर बोल सकते हैं कि इतने ज्यादा वायलेंस यूज नहीं कर सकते इसराइल, ऐसे कुछ कभी नहीं बोलेंगे। उन्होंने बोला कि शुड बी माइंडफुल ऑफ द सिविलियन कैजुअलिटी इन गाजा। अब कैसे किया जा सकता है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में पीस? तो अब्राहम अकॉर्ड हुआ, जिसमें बहरीन, यूएई और इसराइल के बीच में एक तरह ट्रीटी साइन हुआ अंडर द यूएस। तो उससे एक नॉर्मलाइजेशन और रिलेशनशिप बिटवीन द अरब कंट्रीज बढ़ा।
सेकंड, IMEC कॉरिडोर जो प्रपोज्ड है, वो भी एक तरह का सोल्यूशन तभी, लेकिन तभी पॉसिबल है जब देयर इज ए सऊदी और इजराइल नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप, जो अभी हो नहीं सकता क्योंकि अभी पैलेस्टीनियन इशू है। दूसरा, जब तक ईरान और इसराइल के बीच में सोल्यूशन नहीं होगा, ईरान और सऊदी अरब के बीच में, तब भी सोल्यूशन नहीं हो सकता उस रीजन में, क्योंकि दे आर आर्क एनिमीज ऑफ ईच अदर। तो ये हो गया पूरा का पूरा। तो जब बात करते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो इंडिया का पूरा एशियन सेंट्रिक होता है, इंडो पैसिफिक सेंट्रिक होता है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के कनेक्टिविटी टुवर्ड्स द एशियन कंट्रीज। और ये हो गया पूरा का पूरा एक्ट वेस्ट पॉलिसी। जो ऐड करना फोन। इसमें हम बात करें कि इंडिया और इसराइल की कोऑपरेशन एरियाज कौन कौन से हैं। तो एक तो स्पेस सेक्टर है। स्पेस सेक्टर में I2U2 का कोऑपरेशन की बात करेंगे तो दे स्टार्टेड अ न्यू जॉइंट स्पेस वेंचर। एम इज टू क्रिएट अ यूनिक स्पेस बेस्ड टूल फॉर द पॉलिसी मेकर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड एंटरप्रेन्योर्स। और इंडियन स्पेस कंपनीज जो इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, साइबर, ये पेगासिस, इंडिया, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, वाटर डिसैलिनेशन, वाटर का ड्रिप टेक्नोलॉजिकल एरिया इरिगेशन हो पे। गया, हाई वैल्यू प्रोडक्ट हॉर्टिकल्चर में, फिर यस। टूरिज्म में हो गया कि वहां से जो भी लोग परमानेंट रहता है ना उनका, कि आपको जाना ही है आर्मी में, फिर छुट्टी लेते हैं तो इंडिया में आता है, टूरिज्म हो गया। फिर आपका एक कल्चर एक्सचेंज हो गया टेल अवीव और न्यू दिल्ली के बीच में। तो ये सब। और और इंडियन कौन सी कंपनीज हैं जो इसराइल में वर्क या ऑपरेट कर रही है? तो टाटा ग्रुप है, विप्रो, टाटा सन ग्रुप, फार्मा। अडानी है, पोर्ट हाइफा पोर्ट बना रहे हैं, हाँ, अडानी। हैफा पोर्ट इसराइल में लोकेटेड है। और अगर हम अकेला बात पोर्ट करें होता है। इंडिया में कौन सा एरिया है, इसराइल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं हम? इसराइल ऑफ इंडिया। तो अहीरवाल लैंड जो हरियाणा में है, लैंड ऑफ यादव्स, उसको बोला जाता है इसराइल ऑफ इंडिया। किस लिए? क्योंकि देर इज हाई पार्टिसिपेशन फ्रॉम दैट एरिया इन आर्मी। तो दैट इज द रीजन। और अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है मेजरली टू इसराइल? तो पर्ल्स और प्रेशियस स्टोन्स, ऑटोमोटिव, डीजल, केमिकल, मिनरल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल और ये सब भी है। एंड हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं तो उसमें अगर शेयर की बात करें तो सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल्स का है। 43% रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं। कंज्यूमर गुड्स 24% है, 14% इन्वेस्टमेंट गुड्स, और डायमंड्स 5%। तो रॉ मटेरियल्स में जैसे रफ डायमंड्स एक मेजर कंपोनेंट है हम्म। जो इंपोर्ट करते हैं। वैसे और अगर दूसरी, कैटेगरीज देखे तो अगर जैसे बोला मिनरल जाए, ऑयल्स बोलो। और ये सब भी है इंपोर्ट्स में। बस एक फन फैक्ट है, दुनिया में जो डायमंड इंडस्ट्री था, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ज्यूइश फोर्सेस। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे हमारे जो लोग हैं, मारवाड़ी और बनिया ट्रेडर्स, दे हैव टोटली कैप्चर्ड द डायमंड इंडस्ट्री, पूरा का पूरा 8 to 10%, 8 out of 10% डायमंड इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड पॉलिसिंग है सब, फ्रॉम द यहूदी ज्यूइश, इन मतलब इन लास्ट 70 years। A stay can't be time और bound। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी एक और, इलायत पोर्ट, जैसे हैफा पोर्ट तो हम सब जानते हैं, फेमस है। इलायत पोर्ट है, EILAT। तो ये भी ओनली इजरायली पोर्ट है रेड सी में, तो इंडिया यहीं से ट्रेड करता है। तो नॉर्दर्न टिप ऑफ गल्फ ऑफ अकाबा पे ये लोकेटेड है, इलायत पोर्ट, हम्म। इसराइल में ये, ऑन द रेड सी। तो हैफा पोर्ट तो मेडिटेरेनियन सी की साइड हो गया। हम्म। ठीक है। तो इस पे बात किया गया कि स्टे कैन बी कांट बी टाइम बाउंड। क्यों? 5 जज बेंच अभी हाल फिलहाल में दिस थर्सडे में बोला गया वहां पर कि स्टे ऑर्डर जो होते हैं, इट इज पास टू द टेम्पररी होल्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग इन ऑर्डर टू सिक्योर द राइट्स ऑफ द सिटीजन। लेकिन अगर बेल केसेस की बात किया जाए, हियरिंग, टाइमली हियरिंग का बात किया जाए, इमीडिएट एक्शन का बात किया जाए, ट्रायल पेंडिंग होता है इतने साल से, तो जो स्टे है इस पर बहुत जुडिशली इसको यूज करना चाहिए। इंडिया में 3 tier है, डिसीजन कैन बी चैलेंज एट एवरी स्टेज, हर स्टेज में, खाली फाइनल में नहीं हो सकता। तो रूलिंग में बात ये किया गया कि नॉन अवेलेबल वारंट और जो नॉन अपेयरिंग बिफोर द कोर्ट इवन दो द HC हैव व्हिच हैव स्टेट समन्स, उसने बहुत बात किया कि ओवरऑल SC under 142 can direct the HC to decide pending cases in which interim order of the stay of proceeding has been granted from day to day basis within a fixed period time. 5 judge bench have held that constitutional court should refrain from laying down precise timeline for deciding the cases.
वो ये बोल दिया कि टाइमलाइन नहीं होना चाहिए फॉर डिसाइडिंग द केसेस। सबका कोर्ट का डिफरेंट पैटर्न्स है व्हेन डीलिंग विद द पेंडेंसी ऑफ द केस लोड। हर कोर्ट का अपना तरीका है, प्रायोरिटी है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि हर एक जो डिसीजन होता है, जुडिशियल डिसीजन, इट नीड्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड, और आर्बिट्रेशन नहीं होना चाहिए उसमें। तभी जाकर के जो स्टे है उसमें अगर टाइम बाउंड के हिसाब से किया जाएगा, तभी इट विल बी इम्पैक्टिंग द क्वालिटी ऑफ जजमेंट, ये बोल रहा ओवरऑल। ऑटोमेटिक वेकेशन स्टे वुड बी एंटीथेटिकल टू द प्रिंसिपल। ही ऑल्सो आर्ग्यूड, लेकिन सॉलिसिटर तुषार मेहता बोलते हैं कि टाइमलाइन डिसाइड होना चाहिए जुडिशियल प्रोसीडिंग का, पार्लियामेंट करेगा, नॉट कोर्ट। लेकिन लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टाइमलाइन नहीं होना चाहिए इसमें। 6 मंथ टाइम लिमिट ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, इट विल डिफीट द जस्टिस। The court also agreed that only the legislature has the power to decide if a category of cases should be decided within a specific time. तो ओवरऑल ये पूरा कहना इसका है ये है कि जो टाइम बाउंड है, स्टे का टाइम बाउंड, फॉर एग्जांपल कोई जस्टिस देना है उनको, जजमेंट देना है, कोई टाइम लिमिट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिसाइड बाय द जुडिशरी। इट कैन बी, द पावर टू डिसाइड कैन बी बाय द लेजिस्लेचर फॉर द स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ द केसेस। हो सकता है पेटी थेफ्ट से होगा, या हो सकता है कि फास्ट ट्रैक केसेस फॉर द एमपी एमएलए करप्शन, वो सब में टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है, तो वो डिसाइड करेंगे लेजिस्लेचर। जुडिशरी का रोल नहीं है, क्योंकि जुडिशरी यूज करता है एप्लीकेशन माइंड, क्रिटिकल थिंकिंग, सब चीज। तो इससे क्या होगा कि हर एक जुडिशरी के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट जो जज बैठते हैं उनका डिफरेंट तरीका होता है विद रिगार्डिंग टू सॉल्विंग द केस लोड। उनका अपना तरीका है, तो अपना टाइम लिमिट होगा। तो अगर हम सेम टाइम लिमिट सबके ऊपर कर देंगे तो हो सकता है जस्टिस का क्वालिटी इंपैक्ट हो। तो ये वही कहना है। ठीक है। अविश, आपको ऐड करना है? सेपरेशन ऑफ पावर्स आ जाएगा इसमें भी थोड़ा सा इस चीज में। आई थिंक इज नॉट देयर। ठीक है, अब बात करते हैं चाइना आउट, इंडियन फर्म टू बिल्ड श्रीलंका पावर प्रोजेक्ट। कहाँ का प्रोजेक्ट? थर्ड प्रोजेक्ट है। इंडिया क्या कर रहे हैं श्रीलंका के लिए, अगर कोई पूछा जाए? एनटीपीसी इज स्पीयर हेडिंग द सोलर वेंचर इन द श्रीलंका। एग्जैक्ट टाउन याद रहेगा पता नहीं, लेकिन एनपीटीसी स्पीयर हेडिंग द सोलर वेंचर बोल सकते हैं। और दूसरा, इट इज ऑल्सो बैक्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। कोलंबो पोर्ट को भी डेवलप करने का बात हो रहा था उस समय। हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट इन आइलैंड। तभी जाके ये सब एग्जाम्पल है कि कैसे आप इन्फ्लुएंस करते हो पीपल सेंट्रिक विजन, या फिर ब्रांड वैल्यू कैसे क्रिएट करते हो इंडिया के लिए सॉफ्ट लोन दे करके। अगला लेगा मॉरिशस। डेवलपमेंट इसका रोल क्या है? ये अलग अलग आइलैंड है, मेट्रोलॉजिकल स्टेशन होगा, कोरल रीफ है, अटोल, कोकोनट प्लांटेशन, और यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इंडिया के लिए नेचुरल पार्टनर है एक, जेटी, एयर स्ट्रिप बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या मॉरिशस के लिए? और उनके लिए सीमलेस कनेक्टिविटी बन जाएगा इंडिया से, तो हो सकता है उनका जो प्रॉस्पेरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ जाए। इंडिया रिलेशनशिप विद मॉरिशस 1948 से है, और 70% जो इनहेबिटेंट है दे आर इंडियन ओरिजिन, मोस्टली फ्रॉम बिहार एंड यूपी, ईस्टर्न यूपी। और मिलिट्री डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में भी इनका बहुत अच्छा रोल रहा है साथ में साथ। बेनिफिट्स है उन लोग के लिए कि डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, लोन मिलता है, अफोर्डेबल रेट, टूरिज्म होता है, एक्सपर्टीज मिलता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, कैपेसिटी बिल्डिंग होता है, मॉरिशस कोस्टल गार्ड ईईजेड को मेंटेन करने में। गुडविल इंडिया के लिए क्या है? इंडिया के लिए सागर का एग्जांपल है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। नेबरहुड पॉलिसी में इंपॉर्टेंट रोल है, मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए नेचुरल पार्टनर बन जाएंगे। मिलिट्री मैरिटाइम सब में होगा, जॉइंट मिलिट्री, पेट्रोलिंग, हाइड्रोग्राफी, प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मिनरल्स, सब में। विल एलेगेला विल बी अ मिलिट्री बेस? नो। और अगर होगा भी
तो इंडिया विल नेवर डिक्लेयर कि इट इज ए मिलिट्री बेस। इट विल ऑलवेज डिक्लेयर कि जो अलग आगे लगा है, इट विल बी अ कमर्शलाइज बेस, इट विल बी अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन मॉरिशस एंड इंडिया। कभी इंडिया नहीं बोलेगा कि मिलिट्री बेस है, ऐसा है वैसा है, कभी। इंडिया does not believe in economic colonization by using debt trap. India always talk about mutual collaboration, peaceful coexistence, तो respecting the international law। तो आगा लेगा आइलैंड, मॉरिशस। डेथ पेनल्टी बात होता है तो इसमें इसका ये कहना है कि डेथ पेनल्टी होना नहीं चाहिए, बढ़ते जाता है, लेकिन आई स्टैंड विद द डेथ पेनल्टी ऑन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। फॉर एग्जाम्पल, पॉक्सको से रिलेटेड केसेस, टेररिज्म से रिलेटेड, मर्डर, हीनियस रेप एक्सेट्रा, सब में डेथ पेनल्टी जरूरत है, क्योंकि इट क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग डेटरेंट मैकेनिज्म so that this cannot take that these kind of activities should not take place in the society, in a law and order based society। कभी कभी डेथ पेनल्टी यूज होता है टू कर्ब द डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट, टू रिमूव द ऑपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, ईरान में शरिया एप्लीकेशन अगर नहीं है, डेथ पेनल्टी। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन उन्होंने किया था, 4,000 3,000 लोग साल भर में वो दे देते हैं डेथ पेनल्टी। चाइना के पास डेथ पेनल्टी है, यूएस के पास है, इंडिया के पास है, वेस्टर्न कंट्रीज ने बोला है, तो यूरोप के अंदर में किसी किसी में है, मेजोरिटी में 90% में नहीं है। रशिया में डेथ पेनल्टी प्रोविजन है लेकिन अप्लाई नहीं होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है कहाँ कहाँ पे। इंडिया, चाइना, यूएस के पास है डेथ पेनल्टी। तरीका अलग अलग है, बाय हैंगिंग है, चाइना के पास शूटिंग भी है और हैंगिंग भी है, यूएस के पास यूज ऑफ केमिकल्स, इलेक्ट्रिक चेयर, हैंगिंग, सब। तो डिपेंड करता है। चाइना, सऊदी अरेबिया से पता ही है, इट विल बी और अ अगर रिसेंट, हाँ, चॉप चॉप रिफॉर्म्स की, स्क्वायर। रिसेंट बोलो। रिफॉर्म जैसे भारतीय न्याय संहिता है, तो इसमें वी आर सीइंग देयर इज इंक्रीज नंबर ऑफ क्राइम्स व्हिच कैन अट्रैक्ट द डेथ पेनल्टी। तो एक ये चेंज हुआ है, ज्यादा क्राइम्स के लिए आप डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर सकते हो। एंड इट हैज़ अ लीगल बैकिंग इन इंडिया। इसके अलावा ब्रिटिश राज के टाइम पीरियड पे हमने देखा काउंटलेस इंस्टेंसेस हुए ऑफ डेथ पेनल्टीज। एंड अपार्ट फ्रॉम द जो करंट स्टेटस इंडिया का स्टैंड क्या है, जब हम यूएन जी असेंबलीज की बात करते हैं तो वहाँ पे जो रेजोल्यूशन आया, इंडिया वोटेड अगेंस्ट इट, जो था अबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी। तो इंडिया ने उसके अगेंस्ट वोट किया कि अबॉलिश नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपने हम्म बोला कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में उसको यूज किया जाना चाहिए। जरूरी है। हम्म हम्म। नो, we have completed, so I'm now concluding। we have discussed about the digital नागरानी निगरानी। उसके बाद फिर एमसीसी कोड के बारे में बात की कि इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दिया डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप अडियर करें एमसीसी पर, आपस में डिवाइसिव कंपेनिंग नहीं करिए। युद्ध अभ्यास मलेशिया के बीच में। उसके बाद फिर एंटी प्रॉफिटिंग, एंटी ट्रस्ट और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस बाय गूगल रिगार्डिंग द इंडियन एप्स, आईडी का बात किए। उसके बाद फिर अब इंटेलिजेंस की बात करें तो एनवीडिया, जीपीयू सीपीयू के डिफरेंसेस, ब्लू पावर नेवी, अगलेगा प्रोजेक्ट, नॉट अ मिलिट्री प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट, दोनों का रिलेशनशिप, इंडिया मॉरिशस। सेंट्रल हाउसिंग स्कीम में ट्राइबल ग्रुप में डेटा नहीं है, कैसे डेटा क्रिएशन करना चाहिए, यूज वैल्यू डेटा कैसे होना चाहिए, जनमन उसमें बात किए। लेपर्ड से बात किए, 14,000 उनका है इंडिया में। उसके बाद फिर जीनोम सीक्वेंसिंग से बात की है कि 10,000 तक ही लिमिटेड है। यूजेस कहाँ कहाँ पे है जीनोम सीक्वेंसिंग का, क्या फायदा है उसका, इंडिया को 10,000 से ऊपर जाना चाहिए ओवरऑल। एडवेंचर स्पोर्ट्स, उत्तराखंड कैरिंग कैपेसिटी का बात किए। देन वी डिस्कस अबाउट इन्वेस्टमेंट इन द आईटी सेक्टर। नॉट थर्मल पावर में बात किया कि 14 था पहले गीगावाट लॉन्ग टर्म इस्टेब्लिशमेंट, अब 7 किया गया क्योंकि कॉस्ट ओवररन बढ़ गया। इंडिया में डिमांड 243 गीगावाट है लेकिन 239 ही प्रोड्यूस हो पा रहा है। फिर सेमीकंडक्टर फैसिलिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जगह इन्वेस्टमेंट बात किए। अंडर सी केबल से रिलेटेड बात किए रिगार्डिंग गीगा फाइबर और क्या क्या डिफरेंसेस होता है सैटेलाइट और इसमें। सबसे अच्छा ये आर्टिकल था आज का रिगार्डिंग द बेंगलुरु आईटी कैपिटल। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन कैसे होता है, नाम भी बेलंडुर के लेक, और साथ ही साथ कैसे हम लोग डील कर सकते हैं विद वाटर क्राइसिस, क्या क्या इम्पैक्ट होता है वाटर क्राइसिस का। आईटी कैपिटल उसका एग्जांपल हर जगह लिख सकते हैं। तो उसे बात की बिग इंटरनेशनल अलायंसेस, बिग कैट, वी डिस्कस अबाउट दैट।
देन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, गवर्नमेंट बढ़ता है अकॉर्डिंग इफेक्ट। NFRA स्टैट्यूटरी बॉडी, कंपनीज एक्ट, उनका रेगुलेटरी रोल और उससे रिलेटेड जो ऑडिटिंग होना चाहिए उससे बात हुआ। UPI का बात हुआ, GDP GVI का डिफरेंसेस क्या है। GVA ज़्यादा अच्छा है फॉर मेजरिंग द ग्रोथ, GVA प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल GDP। चाइनीज फैक्ट्री डिक्रीज हुआ है। FIU डिफरेंस, EIU FIU का डिफरेंसेस क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आते हैं। द ब्लू वाटर नेवी, ये डिस्कस, डिएगो गार्सिया, US एंड UK। उसके बाद फिर रियूनियन आइलैंड, फ्रांस। इंडियन पैलेस्टीनियन पॉलिसी इवोल्यूशन कैसे हुआ, 1948 से 792 के बीच में पहली बार हुआ इसराइल के साथ, उसी के ऊपर कैसे हुआ है। वेस्ट एशिया का अप्रोच किया है, इंडिया का अप्रोच किया है, ऊपर से इंडिया का स्टैंड किया है आज भी उस पर। टाइम बाउंड मैनर में नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। बाय द जुडिशरी, आप कर सकते हैं, बाय लेजिस्लेचर डिसाइड कर सकते हैं। फिर चाइना से आउट, चाइना को डील करने के लिए इंडिया ने क्या किया, तो इनिशिएटिव लिया विद रिगार्डिंग टू NTPC के इन्वेस्टमेंट है। आएगा लेगा प्रोजेक्ट, उसका डिटेल में बात कर लिए। डेथ पेनल्टी बात की। तो ओवरऑल वी डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट जामनगर की हमने बात डिस्कशन। करी, और जामनगर लास्ट में जामनगर लार्जेस्ट इंडस्ट्री। रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी इन वर्ल्ड। ओके। और एयरपोर्ट्स की हमने बात करी, इंटरनेशनल सिविल एविएशन हाँ, ऑर्गेनाइजेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी पीस ऑफ ऑफ इंडिया, उत्तराखंड। सिविल एविएशन। उत्तराखंड ओके। स्टेट की हमने इन डिटेल बात करी, क्या यूनिक एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। Okay, thank you everyone. We will take up next set of important discussion due to Ansarkari.